जय हिंद दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकादमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में एक बार बीच में कुछ मिस हैपनिंग की वजह से हमने लेक्चर स्टॉप करना पड़ा, लेकिन वो शॉर्ट लेक्चर आपको इसलिए डिलीवर किया गया ताकि काम रुकना नहीं चाहिए। इसलिए हम अपनी वहीं से रिकैप स्टार्ट करते हैं फालतू की बात ना करते हुए। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीरीज है जिसके अंदर हम पूरी तरह से सिर्फ एक चीज़ पे बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री का खाका तैयार हो जाए, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए चीज़ें कैसे बदली हैं। अभी आप फैक्ट के अंदर मत जाइए, और उसके बावजूद भी अंडरस्टैंडिंग में आपको मैं बहुत सारे फैक्ट देने वाला हूं। इसके बाद हम फिलर का काम करेंगे, यानी कि सारी बारीक से बारीक इंसिडेंट पे हम बात करने वाले हैं। यानी कि ये जो इंट्रोडक्शन सीरीज है, इसके बाद कॉन्सेप्ट सीरीज चलेगी, कॉन्सेप्ट सीरीज के बाद आपका एडवांस सीरीज चलेगी, एडवांस सीरीज के बाद आपकी एक्सपर्ट सीरीज चलेगी, जिसमें हम एक्सपर्ट सीरीज के बाद किसी भी इतिहास की बुक में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीरो से हीरो तक या किसी भी यूपीएससी के एग्जाम प्री और मेंस तक आपकी कोई चीज़ अधूरी नहीं रहेगी। और मज़े की बात यह है कि आपको याद नहीं करना, सिर्फ सुनना है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे 1927 की। तो 1927 में क्या हो गया था भाई? साइमन कमीशन, आपका साइमन कमीशन भारत आता है। अब ये साइमन कमीशन क्या है? आपने नाम तो सुना है, साइमन कमीशन, गो बैक के नारे लग रहे हैं। तो मैंने बताया था ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था और उसमें भारतीयों ने ब्रिटिश का साथ दिया था, और ब्रिटिश ने गांधी को प्रॉमिस किया था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। क्या दे देंगे? डोमिनियन स्टेटस। अब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है भाई? कि आपके देश के अंदर आज़ादी आपकी रहेगी, डिफेंस या एक्सटर्नल मैटर्स आपके ब्रिटेन के हाथ में रहेंगे, यानी कि आंतरिक आपकी आज़ादी रहेगी। तो 1927 में साइमन कमीशन ग्रुप है, एक कमीशन यानी कि एक कमेटी, कुछ लोगों का ग्रुप है जो ब्रिटेन से भारत आता है ये डिसाइड करने के लिए क्या वाकई में भारतीय इतने जागरूक हो गए हैं, क्या वाकई में भारतीय इतने शिक्षित हैं कि वो अपने देश को आंतरिक मुद्दों को संभाल सकते हैं। मतलब सोचने वाली बात ये है कि ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये देख के बताएंगे कि आप सच में जागरूक हैं या नहीं हैं, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं। ये उन लोगों को बोल रहे हैं जिन्होंने आज से 1000-2000 साल पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन थे, जिनके पास, जिनके बाप दादा चिंट पहनते थे, रेशम पहनते थे। दुनिया के ट्रेड का 30% अकेला भारत करता था सिल्क रूट के जरिए। उन लोगों से ये लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या हम इतने सक्षम हैं कि अपने देश को संभाल सकते हैं या नहीं। इसीलिए साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। भारतीय ना होने का अर्थ यह है कि वो जो चाहे रिपोर्ट बना देते, 1 मिनट में जाके विश्व पटल पे बोल देते कि हम तो वहाँ पे गए थे ये इंक्वायरी करने के लिए कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए, आंतरिक आज़ादी दे दी जाए, उनको गुलाम ना रखा जाए, पर वो इस काबिल हमें लगे ही नहीं, इसलिए हम उनको मना कर रहे हैं। इसलिए साइमन कमीशन भारत आया, उसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसी आधार पर भारतीयों ने अपना अपमान समझते हुए इसका विरोध किया था कि साइमन कमीशन गो बैक। और इसी में लाला लाजपत राय जी की लाठियों के जो उन्होंने ऑर्डर दिया था उससे उनकी मौत हो गई थी, और भगत सिंह ने वादा किया था कि बदला जरूर लेंगे। तो इसी चीज़ के हिसाब से 1927, इसके बाद 1928 चलता है। 1930 के आसपास गांधी दांडी मार्च की शुरुआत करता है। ये दांडी मार्च क्या है भाई? नमक कानून तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों को जहाँ जहाँ से मन किया वहाँ से नोचा। पहले राजाओं को, फिर जनता को, फिर किसानों को, फिर जनजातियाँ, ट्राइबल्स को। इनका मुख्य उद्देश्य शोषण था, साम्राज्यवाद था, उपनिवेशवाद था। तो ये कानून, नमक पे भी इन्होंने टैक्स लगा दिया, इसलिए उन्होंने, गांधी ने 1930 में यात्रा शुरू की। इसके पीछे के क्या आयाम है मैं नहीं जानना चाहता, बस ये है कि ये कानून यात्रा शुरू हुई थी। इसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, हम अपनी बेसिक सीरीज़ में हम उस पर बात करेंगे। उसके बाद 1930 में ही कुछ मेजर घटनाएं होती हैं, जैसे गोलमेज सम्मेलन। ये गोलमेज सम्मेलन क्या है भाई? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये क्या है? ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है 1930 में। और इसका क्या मतलब? 1930 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है कि ब्रिटेन में राउंड टेबल पे बैठ के लोग डिस्कस कर रहे थे। कुछ भारतीय नेता बुलाए गए, कुछ ब्रिटेन के नेता थे, ब्रिटेन के अधिकारी थे, बैठ के बता रहे थे कि भारत के साथ आगे क्या किया जाए। इसी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। और तीनों में कुछ मुद्दे बने जिन पे बात सहमत नहीं हो पाई और ये फेल हो गए। अब एग्जाम इसमें पूछता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन था, सेकेंड राउंड टेबल में कौन
कॉन्फ्रेंस में कौन कौन था, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन था, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुई तो क्यों हुई, ये है। आपने यूट्यूब पे या गूगल पे देखा होगा, गांधी ब्रिटेन की सड़कों पे, इंग्लैंड की सड़कों पे कंबल ओढ़ के पैदल घूम रहे हैं, ऐसी कुछ वीडियोज, कुछ पिक्चर्स वायरल हुई है, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की ही है जिसमें वो ब्रिटेन गए थे। अंबेडकर जी तीनों टेबल में थे या नहीं थे, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी ने पूछा है, एनडीए ने पूछा है, एसएससी ने पूछा है, क्या पूछा है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर जी थे या नहीं थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार कर रहे हैं, समझ गए राउंड टेबल को। इसके साथ ये पूना पैक्ट आता है, हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि हमारा बेसिक लगभग क्लियर हो चुका है। हम आगे की हिस्ट्री पे अब बात कर रहे हैं थोड़ा सा। ये मेरा प्यारा भारत, ठीक है। अब बात आती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। अब बात चल रही थी 1932 पूना पैक्ट जिसको बोलते हैं। पूना पैक्ट क्या हुआ भाई, गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। अब इसमें क्या था कि दलितों के साथ, जो पिछड़ा वर्ग है उसके साथ क्या किया जाए, उसके साथ कैसे हम सहयोग करें, उसको कैसे सुधार करें, इन चीज़ों पे बात करने के लिए पूना पैक्ट किया गया था। इसके अलावा एक गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था, एक गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था, समझौता हुआ था, यानी कि गांधी के बीच में और अंग्रेज वाइसरॉय के बीच में ये पैक्ट हुआ था। इसके अलावा आगे चलते हैं 1938 और 1939 में। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो कांग्रेस है हर साल उसका कोई ना कोई अध्यक्ष तो बनता ही है। तो इन 2 सालों में जो अध्यक्ष बनने वाले महान विभूति थी वो थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब ये 2 बार अध्यक्ष बने हैं तो इसके क्या मायने हैं, इसके मायने ये हैं कि अब कांग्रेस नेताजी की गाइडलाइन में काम करेगी, और नेताजी की गाइडलाइन का मतलब आप समझते हो ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वही आयाम है। अब ऐसा कोई चाहेगा क्या। गांधी इनसे नाराज हो गए और जब 1939 वाले के जब इलेक्शन हो रहे थे उस टाइम गांधी ने बोला था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ पटाबी सीतारमैया, नाम तो सुना ही होगा। सीतारमैया को इन्होंने ओपोजिशन में खड़ा किया था और बोला था कि पटाबी सीतारमैया खड़ा है ना, इसका मतलब गांधी खड़ा है, वोट इसको देना। और पटाबी सीतारमैया को सिर्फ 1 वोट मिला था, वो भी आप समझ गए होंगे किसका मिला था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुमत से जीत गए थे, लेकिन वे नाराज हो गए थे, गांधी पूरी तरह से नाराज हो गए थे। मुझे नहीं पता क्यों नाराज हुए थे, ये बात वो खुद बोलते हैं कि नाराज हो गए थे। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन दे दिया था। तो आप खुद सोचो, ये महान विभूति जो एक क्रांतिकारी जैसे आपके गांधी जी हैं, तो इनके नाराज होने पे इन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो तो इतने महान हैं, उधर इनके जीतने पे वो नाराज हो गए और कहते हैं मैं कांग्रेस से तटस्थ हूँ, मुझे कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, मुझे राजनीति नहीं करनी, मुझे राष्ट्र को अहिंसा से निभाना है। आप मानसिक शोषण कर रहे हैं। ये चीज़ों के आयाम आप खुद सोचिए, मैं किसी को सही गलत नहीं कह सकता। इसके बाद चलते हैं, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन तो दे दिया, इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की अपने देश को आगे ले जाने के लिए। अब फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद ये अपने आपको पता ही है, फिर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के लिए चले गए थे और आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने स्थापना की। इसके बाद 1946 में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया था 1939 से 45 के बीच में, आपको पता है। और आज़ाद हिंद फौज ने क्या किया था ये सब आपको जानकारी है। आज़ाद हिंद फौज का योगदान भारत की स्वतंत्रता में वो एक अलग से सीरीज में पढ़ेंगे, इतना आप फिलहाल समझ लो। इसके अलावा गांधी को लगा कि अगर नेताजी अपनी सेना लेकर आ गई, अगर नेताजी अपनी सेना लेकर आ जाते हैं तो हम तो हल्के में हो जाएंगे ना, इसलिए उन्होंने 1942 में डू और डाई का नारा दिया। डू और डाई, करो या मरो, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये भारत छोड़ो आंदोलन का क्या मतलब है, भारत छोड़ो आंदोलन, अभी तो ये कह रहे थे सत्य और अहिंसा, अभी कह रहे हैं डू और डाई, करो या मरो, आयाम अलग हैं। इसके बाद आते हैं भाई 1946 में। अब एक बात था, सिंपल सी बात, विश्व युद्ध सेकंड चल रहा है, भारतीय उनका सहयोग कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है
कि द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत इनकी सहायता करेगा अंग्रेजों की या नहीं करेगा, इसके सपोर्ट में कौन कौन पर्सनैलिटी थी, इसके खिलाफ में कौन कौन पर्सनैलिटी था। इससे अलावा हम एक पॉइंट पे और आते हैं कि 1945 में ये जीतने के बाद इन्होंने फिर हमें एक लॉलीपॉप दी थी, कहा था कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे भाई, भारत को आज़ाद कर देंगे वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, ऐसा बोला था। अब बाद में अपने बात से मुकर रहे थे, लेकिन एकदम ऐसा क्या हुआ, 1947 में आज़ाद कर दिया। आयाम हैं, धीरे धीरे बातें आएंगी। तो इसके लिए भी ये कोई कमीशन भेजेंगे ना, जैसे 1927 में इन्होंने साइमन कमीशन भेजा था, उसी तरह दोबारा से कमीशन भेजेंगे ना, वही हिरार्की, वही टेक्निक दोबारा से। तो 1942 में और 1900 आगे लगभग 45 बोल दो या 46 बोल दो, इन्होंने कमीशन भेजा है। एक भेजा है क्रिप्स मिशन और एक है साइमन कैबिनेट मिशन, एक है कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन का क्या उद्देश्य था, यही भारत आज़ाद करने के लायक हुआ है या नहीं, अपना संविधान बना सकते हैं या नहीं, ये इतने प्रबुद्ध या इतने समझदार हैं या नहीं कि अपना देश चला सके। इसलिए उन्होंने क्रिप्स मिशन में इन्होंने अलग अलग बातें कही भारत से रिलेटेड, उन पे हमें वो नहीं आई, हमने रिजेक्ट कर दिया इसको। इसके बाद 1945-40 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, जिसके तहत एक बात की मंजूरी होती है कि भारतीय अपना संविधान तैयार करें। संविधान अगर वो अपना रेडी कर लेते हैं तो ब्रिटेन इनको आज़ाद करने की सोचेगा, ऐसा एक खाका लास्ट में तैयार हुआ। इसी के तहत 1946 में संविधान सभा तैयार होती है। यही संविधान सभा तैयार होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि संविधान बनाती है। इसकी 9 दिसंबर को 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग, और 11 दिसंबर, कुछ बुक में 13 दिसंबर भी है भाई, 1946 को सेकंड मीटिंग होती है। फर्स्ट मीटिंग होगी तो कोई अध्यक्ष तो बनेगा, परमानेंट तो बन नहीं सकता। तो इसका जो फर्स्ट अध्यक्ष है वो है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा इनके फर्स्ट बनते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी हैं। क्यों? क्योंकि पहली मीटिंग थी, टेम्परेरी अध्यक्ष। और 11 दिसंबर को फर्स्ट परमानेंट अध्यक्ष बनता है। परमानेंट अध्यक्ष बनता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही लास्ट में जाके भारत के क्या बनते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब बात आती है कि पहला संविधान सभा का पहला अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पहला स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही संविधान सभा भारत का निर्माण करती है। इससे आगे की कहानी या इससे आगे के कॉन्सेप्ट हम फिर करने वाले हैं। रिकैप मैं आपको फिर बता देता हूं, आप सुनने से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आइए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम डाल देते हैं इसके अंदर, जो आपको क्रैक करने चाहिए, यानी कि लिखने वाले। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो भारत ने अपना संविधान बनाया, उस संविधान का श्रेय अंग्रेजों को जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने ही एक कानून बनाने की प्रथा शुरुआत की थी। भारतीयों का इसमें कोई योगदान नहीं है। विवेचना करिए, एक्सप्लेन करिए क्या सच में नहीं है। दूसरी बात, भारतीयों को जो संविधान बनाने की प्रेरणा मिलती है वो अंग्रेजों से मिलती है। अंग्रेजों ने इनको इतना प्रबुद्ध बनाया, इतना सिखाया कि हम बना सकते हैं। क्या ये बात कितनी हद तक सच है, ये पता करना। दूसरा, भारत की आज़ादी की लड़ाई में अगर गांधी नहीं होते तो आज़ादी की लड़ाई का क्या रुख होता। आईएएस ने क्वेश्चन पूछा है, आप बताइए। क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि जब हम हिस्ट्री 1915 से लगभग 48 तक पढ़ते हैं तो सारी हिस्ट्री गांधी के आसपास घुमा देते हम। गांधी ने ये किया, गांधी ने वो किया। क्या इससे हटके हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी? तो आईएएस ने क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर गांधी नहीं होते तो स्वतंत्रता संग्राम की डायरेक्शन, दिशा क्या होती। तो इसके पीछे की कहानियाँ क्या हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं। ये चीज़ आपको सोचनी भी चाहिए, एक नागरिक होने के नाते, एक एस्पिरेंट होने के नाते, और एक जिम्मेदार इतिहास के जानने के बात है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।